दोस्तों, वेलकम बैक टू प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के अगस्त 7, 2025 के प्री सिक्योर में हम लोग इन टॉपिक्स के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो है ये है सी ऑफ जापान मीन्स वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चन। सी ऑफ जापान दिस वाज मेंशन्ड इन अ न्यूज़ रिलेटेड टू अ मिलिट्री एक्सरसाइज। एक मिलिट्री एक्सरसाइज के वजह से ये न्यूज़ में मेंशन था और सिंस वर्ल्ड मैप में एक बड़ा ही यूनिक पोजीशन सी ऑफ जापान का है, सो दैट्स वाई हम इसे मैप के हेल्प से किस तरह से मैप में इसका रेलेवेंस होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। देन द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इंडो बर्मा रमसार रीजनल इनिशिएटिव। रमसार साइट्स और रमसार कन्वेंशन के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। इवन रमसार साइट्स के बारे में, वेटलैंड प्रोटेक्शन के बारे में स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो है। तुम स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जाओगे और सर्च करोगे वेटलैंड कंजर्वेशन और रमसार साइट, तो आपको वो डिटेल वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। आज का सेशन किसके ऊपर है? इंडो बर्मा रमसार रीजनल इनिशिएटिव, मतलब एक रीजनल इनिशिएटिव इंडो बर्मा रीजन का जो कि रमसार साइट्स या रमसार कन्वेंशन से रिलेटेड वेटलैंड्स प्रोटेक्शन के लिए है। सो दिस वी विल डिस्कस फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। द थर्ड टॉपिक वुड बी अल्पाइन मस्क डियर, एक स्पीसीज जो न्यूज में था, तो हमें इसका IUCN स्टेटस तो जानना ही है, फिल्म्स में ये बड़ा काम का होता है। एंड व्हाई दिस वाज मेंशन्ड इन न्यूज, क्या कंसर्न था, उसे हम मेंस में कैसे यूज कर सकते हैं वो। देन द फोर्थ टॉपिक वुड बी लाइम डिजीज, अ वेरी फेमस सिंगर हु यूज्ड टू सिंग इन इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्री एंड बाकी इंडस्ट्रीज में भी वो सिंगर लाइक ही यूज्ड टू कंपोज वेरी गुड म्यूजिक, गाना भी अच्छा गाते हैं। उनसे रिलेटेड ये चीज न्यूज में था दैट ही कॉट लाइम डिजीज। अब ऐसे डिजीज रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं, ये साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं एंड समटाइम्स यू कैन इवन एक्सपेक्ट इन मेंस एज वेल। 150 वर्ड्स वाले आंसर में मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, सो दैट विल डिस्कस। देन कॉल्यूसिव लिटिगेशन, गवर्नेंस से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, ये टर्म प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉल्यूसिव लिटिगेशन। एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस डे एंड द प्रेजेंट डे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये हमारे आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा अगस्त 7 का। सो द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू सी ऑफ जापान विच इज मेंशन्ड इन द वर्ल्ड मैप। हम इसकी बात करें तो द हिंदू का ये आर्टिकल क्या कह रहा है दैट चाइना एंड रसिया दे स्टार्ट ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स इन सी ऑफ जापान। अब प्लेस का नाम है सी ऑफ जापान, लेकिन वहां पे नेवल ड्रिल्स कौन कर रही है? चाइना और रसिया। प्रीलिम्स में तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही इसके इस मैप से, और इस मैप को अगर जरा ध्यान से देखो देन इंटरनेशनल रिलेशंस या जो इंटरनेशनल डिफरेंट नेशन से उनके बीच में एक जो जलेबी के जैसी एक डिप्लोमेसी बनी होती है, जलेबी के जैसा उनके बीच का रिलेशन होता है। जलेबी मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जलेबी में ना हर चीज़ एक दूसरे से उलझी हुई होती है, राइट? कलाकंद के जैसा सीधा नहीं है, जलेबी के जैसा उलझा हुआ है। तो कुछ वैसा ही रिलेशन आप इस सी ऑफ जापान को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। जरा यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ चाइना है, यहाँ रशिया है, यहाँ नॉर्थ कोरिया है, यहाँ साउथ कोरिया है, यहाँ जापान है, एंड दे डू नॉट शेयर दैट मच गुड बॉन्डिंग अमंग देम, उतना भी बढ़िया बॉन्डिंग इनके बीच नहीं होता है। और फिर यहाँ ये सी ऑफ जापान, सो दैट्स वाई एक ऐसा रीजन जो हमेशा न्यूज में रहता है, प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे ही इससे। अब इस मैप से हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन बॉर्डर्ड बाय जापान टू द वेस्ट एंड साउथ कोरिया टू द ईस्ट। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसके लिए हम सीधे मैप ही देख लेते हैं कि भैया ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन वाले रीजन में पड़ता है। हाँ ठीक है, पैसिफिक ओशन वाले रीजन में है, ये बात तो सही है। बट जापान इसके किस साइड में पड़ता है? साउथ वेस्ट में पड़ेगा या साउथ ईस्ट में पड़ेगा? तो यहाँ हमारा हो गया सी ऑफ जापान, देन जापान इज इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर, है ना? साउथ ईस्ट में इधर हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट में भी पड़ेगा जापान का कुछ पार्ट, और बाकी नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दे एक्चुअली लाई इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस। चाइना की भी हम बात करेंगे तो ये भी नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा, वेस्टर्न साइड में पड़ेगा, रसिया नॉर्दर्न साइड में पड़ रहा है, तो सी ऑफ जापान की ये लोकेशन है। बाकी यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, ये देखो ईस्ट चाइना सी, और ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान कनेक्ट किससे हो रहा है? कोरिया स्ट्रेट से। ये स्ट्रेट वाला पार्ट कोरिया स्ट्रेट इसको बुलाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोरियन नेशन है। सो दिस कोरिया स्ट्रेट इज कनेक्टिंग द सी ऑफ जापान एंड द ईस्ट चाइना सी। इस मैप में एक और चीज यहाँ देखो, कुर्नील आइलैंड्स। कुर्नील आइलैंड्स, ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, आज मुझे तुम पढ़ के बताओगे अबाउट कुर्नील आइलैंड कि इसका क्या रेलेवेंस है,
क्या हम याद रख सकते हैं कोर्नियल आइलैंड से रिलेटेड? ये आज का पहला होमवर्क आपके लिए है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि जापान साउथ वेस्ट में नहीं ईस्टर्न साइड में पड़ेगा और कोरिया पड़ेगा वेस्टर्न साइड में। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट कनेक्ट्स टू द ईस्ट चाइना सी वाया द टोशिमा एंड कोरिया स्ट्रेट इन द साउथ। यस, द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, और हमें करेक्ट ही ढूंढना है, इसलिए आंसर क्या होगा? B2 ओनली, राइट। बाकी सी ऑफ जापान की हम बाकी डिटेल्स की बात करें, देन इफ यू टॉक अबाउट द डिटेल्स, देन सी ऑफ जापान के डिटेल्स में क्या क्या, ये हमने बाउंड्री तो देखी ली। सी ऑफ जापान लगभग इलिप्टिकल शेप का एक सी काइंड ऑफ एरिया है, जिसका एरिया की बात करें तो 978,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतनी कुछ एरिया इसकी होती है, 100,000 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ कनेक्टेड विद द ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी से कनेक्टेड है। ईस्ट में हम बात करें तो ईस्ट में इन द ईस्ट इट इज़ कनेक्टेड विद द इनलैंड सी ऑफ जापान वाया कैनमोन स्ट्रेट एंड द पैसिफिक ओशन बाय त्सुगारू स्ट्रेट। ये सब ना बस नाम एक बार ध्यान रखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। नाम ध्यान रखने से क्या होगा ना कि अगर कभी सपोज वर्ल्ड मैप में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाओगे, राइट। बाकी हम सी ऑफ जापान के और डिटेल्स में जाएं तो सी ऑफ जापान नाम तो कहते हैं, बट यहाँ पे ना कोई बड़ा आइलैंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, नेचुरल स्ट्रक्चर आइलैंड या बीच जैसा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, एक्सेप्ट द साउथ कोरियन आइलैंड ऑफ यूलेंगोडो एंड ऑल अदर्स आर स्मॉल आइलैंड। एक बड़ा सा आइलैंड है साउथ कोरियन आइलैंड, वो भी बहुत बड़ा नहीं, बाकी सारे स्मॉल आइलैंड्स होते हैं इस सी ऑफ जापान में। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर इज वेरी गुड, सो जिससे बायोलॉजिकल डाइवर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब क्यों बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? जब डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में अच्छा है, देन ऑब्वियसली फिशेस एंड अदर्स सी स्पीसीज या वाटर स्पीसीज उनका नंबर अच्छा होगा, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। माइनिंग के लिए भी ये रीजन काफ़ी जाना जाता है, एंड माइनिंग के लिए जब ये रीजन जाना जाएगा, यहाँ पे सी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, देन ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। एंड दैट्स वाई रसिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, चाइना, ऑल दे हैव इंटरेस्ट इन दिस रीजन। इन सबका इस रीजन में इंटरेस्ट है, अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट है। स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हो, जैसे अभी मिलिट्री एक्सरसाइज रसिया और चाइना कर रहा है, तो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भी उस रीजन का हुआ, बाकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होता है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज इंडो बर्मा रमसार रीजनल इनिशिएटिव, मतलब एक रीजनल इनिशिएटिव जो कि रमसार कन्वेंशन और वेटलैंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, और इंडो बर्मा रीजन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ना हमें कुछ देखना है। यहाँ पे आप IUCN का मेंशन देख रहे हो। अब तुम बोलोगे कि सर ये IUCN अचानक से कैसे आ गया, ये तो रमसार प्लेस की बात कर रहे हैं आप, वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं। सो दिस इंडो बर्मा रमसार रीजनल इनिशिएटिव, इसमें IUCN भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए। आइए अब हम इसके डिटेल में जाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इट इज अ कोलैबोरेटिव वेटलैंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव अमंग 5 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड इज सपोर्टेड बाय IUCN's ब्रिज प्रोजेक्ट। अब देखो, ये है IUCN का रोल कि हमारा ये जो इंडो बर्मा रमसार रीजनल इनिशिएटिव, जिसको हम इबरी भी बुला सकते हैं, ये साउथ ईस्ट नेशंस का 5 साउथ ईस्ट नेशंस का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जिसको सपोर्ट IUCN का ब्रिज प्रोजेक्ट भी करता है। सो नाउ हियर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इज ऑल्सो सपोर्टिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स इन इंडो बर्मा रीजन। ओके, ठीक है। सेकंड क्या? द सेक्रेटेरिएट ऑफ इबरी इज होस्टेड बाय रमसार सेक्रेटेरिएट इन ग्लैंड स्विट्जरलैंड। नो, एक्चुअली नॉट। इबरी का सेक्रेटेरिएट स्विट्जरलैंड में नहीं होकर इंडो बर्मा रीजन में ही है। थर्ड, द इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट द कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ रमसार कन्वेंशन। अब ये तो आंख मूंद कर सही कहने वाली बात है कि भैया जब नाम है इंडो बर्मा रमसार रीजनल इनिशिएटिव, तो ऑब्वियसली रमसार कन्वेंशन, जिससे कि वेटलैंड प्रोटेक्शन की बात की जाती है, इंडो बर्मा रीजन में कोऑर्डिनेटिव इंप्लीमेंटेशन को प्रमोट करेगा। सो 1 and 3 आर करेक्ट हियर। हम बाकी इंफॉर्मेशन और डिटेल इंफॉर्मेशन इबरी की बात करें, और ये ना प्री सिक्योर के सेशंस रेगुलर देखना। आज भी एक क्लास में जब मैं UPSC के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, तो मैंने तुमको दिखाया ना कि किस तरह से व्यास रिवर को हम विपास बुलाते थे। ये प्री सिक्योर के सेशन में हमने डिस्कस करा था, और UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आपके आया। सो आपको ये ना करंट के जो भी टॉपिक्स है ना, ये आपको स्टैटिक पोर्शंस में प्रीलिम्स मेंस में बड़ा हेल्प करेंगे, राइट। सो सिंसियर रहिए इसके बारे में। चलिए अब हम इबरी के बारे में बात करें तो इबरी इट इज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव है 5 नेशंस का। कौन से 5 नेशंस? कंबोडिया, लाओ, ठीक है, म्यांमार, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब PDR, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम।
ये पांचों जो साउथ ईस्ट नेशन है इनका ज्वाइंट कोलेबरेटिव एफर्ट है। साथ ही साथ IUCN का जो एशिया रीजनल ऑफिस है या IUCN अपने ब्रिज प्रोजेक्ट के हेल्प से, ब्रिज मतलब बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस प्रोजेक्ट, मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट को यूज करना जिससे उनका गवर्नेंस यूज हो सके इन ऑर्डर टू बिल्ड रिवर डायलॉग। रिवर डायलॉग यहाँ पे किस चीज को रेफर कर रहा है? वेटलैंड कंजर्वेशन को। सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड में नहीं है, इब्री का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर होगा? बैंकॉक में, इंडो बर्मा रीजन में। ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रमसार कन्वेंशन। रमसार कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करवाना है, रीजनल लेवल पर फुलफिल करवाना है, सो दैट गवर्नेंस जो है रीजनल लेवल पे, क्योंकि इंडो बर्मा रीजन में कई ऐसे वेटलैंड्स हैं एंड दोज वेटलैंड्स दे नीड कंजर्वेशन, दे नीड प्रोटेक्शन, एंड दैट्स वाई एक रीजनल इनिशिएटिव ने इंडो बर्मा रीजन के वेटलैंड कंजर्वेशन को ज़्यादा बढ़िया सूट करेगा, दैट्स वाई ये रीजनल इनिशिएटिव। बाकी हम इसके और डिटेल में बात करें तो स्टेक होल्डर नाम की एक कमेटी बनती है। स्टेक होल्डर कमेटी में ये जो भी 5 नेशंस है या IUCN है या बाकी कोई और भी इंस्टीट्यूशंस इसका स्टेक होल्डर बन सकता है, इसका पार्ट बन सकता है, एंड देन दे शेयर द टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस अमंग देम। आप अपने बीच में टेक्निकल रिसर्च ये सब शेयर करते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट भी एक दूसरे को देते हैं। लॉन्च की बात करें इब्री का लॉन्च, तो इब्री का लॉन्च किया गया था कब? 2025-2030 के लिए इट हैज़ बिन लॉन्च, स्ट्रेटेजिक प्लान्स लॉन्च किया गया है, जिससे कि इस इब्री रीजन में, इंडो बर्मा रीजन में जो 5 नेशंस का ग्रुप है इस रीजन में, रमसार कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अल्पाइन मस्क डियर। अल्पाइन मस्क डियर, वाई वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन? बिकॉज डाउन टू अर्थ एक आर्टिकल कवर करता है। अब जरा इस आर्टिकल को ध्यान तो देखो, एक मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात होती है। मिस्टेकन आइडेंटिटी मतलब गलत आइडेंटिफाई कर लिया गया। सेंट्रल जू अथॉरिटी अपने रिपोर्ट में बोलता है दैट देयर हैज बीन अ कंफ्यूजन इन एनिमल आइडेंटिफिकेशन विच माइट लीड टू सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग डियर। हुआ क्या कि अल्पाइन मस्क डियर को किसके साथ कंफ्यूज कर लिया गया? हिमालयन मस्क डियर से। अब ये गलती सिविल सर्विस एस्पिरेंट करे तो चलो समझ में आता है कि अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, बट अल्पाइन मस्क डियर और हिमालयन मस्क डियर में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस नहीं मालूम होने की वजह से ना कंजर्वेशन एफर्ट भी कई बार चैलेंज रहता है। सो दिस थिंग वॉज कवर्ड इन डाउन टू अर्थ। अब हमारी ड्यूटी क्या हो जाती है कि हम अल्पाइन मस्क डियर के बारे में पढ़ें कि भैया ये है क्या। बाकी यहाँ पे इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में, डाउन टू अर्थ की इस आर्टिकल में अगर आप देखो तो यहाँ पे अल्पाइन मस्क डियर का IUCN स्टेटस 2014 के अकॉर्डिंग क्रिटिकल एंडेंजर्ड दिखाया जा रहा है ना। 2014 के अकॉर्डिंग क्या दिखाया जा रहा है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बट अभी ये चेंज हो चुका है, अभी अल्पाइन मस्क डियर का IUCN स्टेटस अब क्या हो चुका है? इंडेंजर्ड। ठीक है, थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट मैंने क्या बनाया यहाँ पर आपके लिए, दैट इट इज ओनली फाउंड इन इंडिया। इट्स नॉट एक्चुअली ओनली फाउंड इन इंडिया। ये सिर्फ इंडिया में नहीं मिलेगा, ये इंडिया के अलावा नेपाल में भी मिलता है, भूटान में भी मिलता है। मतलब एशियन रीजन्स में, यहाँ जो हिमालयन जो अल्पाइन रीजन है एशिया के, वहाँ पर ये डियर मिलते हैं। सो दैट्स वाई 1 इज रॉन्ग। सेकेंड क्या है? इट इज लिस्टेड एट इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट एंड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया। पहले 2014 में 2014 की बात करें तो IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में था, पर आज हम 2025 की बात करते हैं तो IUCN अपने रेड लिस्ट में अल्पाइन मस्क डियर को कौन सी कैटेगरी में रख रहा है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में रख रहा है ना। सो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी तुमको इनकरेक्ट ढूंढने मैंने दिया है, तो सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट वॉज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या होगा? ए, बी नहीं चूज करना, ये करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान देना। ठीक है, अब हम अल्पाइन मस्क डियर की बात करें। पिक्चर आप यहाँ देख सकते हो, बाकी गूगल पे जाके अलग पिक्चर्स भी आप सर्च कर सकते हो। इट इज फाउंड ओनली इन एशिया, नॉट ओनली इन इंडिया। अल्पाइन रीजन में मिलेगा, मतलब जहाँ पे कोनीफेरस डेसिडिवस फॉरेस्ट मिलते हैं 3000 से 5000 मीटर वाले हाइट पर, वहाँ पे आप इस डियर को देख सकते हो। डियर की ये स्पीसीज मिलती है। डाइट की बात करें तो रोमिनेंट हर्बीवोरस एनिमल है, ऑब्वियसली रोमिनेंट होगा, हर्बीवोरस होगा ही क्योंकि डियर है, एंड दैट्स वाई ग्रासेस, मॉस, इन सब पे ये अपना लाइफ डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिंस इट इज फाउंड ओनली इन एशिया अल्पाइन रीजन, तो इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना इस रीजन में मिलेगा। IUCN के अकॉर्डिंग ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में अभी है, पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था, तो अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडियन प्रोटेक्शन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 का पार्ट है, एंड साइट इसको अपेंडिक्स 1 में रखता है। पोचिंग की वजह से मस्क के लिए, मस्क जिससे कि कहा जाता है कि इससे ना कुछ हाई कॉस्ट के परफ्यूम बनाए जाते हैं। अरे भैया वैसे परफ्यूम मत यूज़ करो, तुम नॉर्मल कंपनी वाला यूज़ कर लेना, तुम फॉग वाला परफ्यूम लगा लो। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, फॉग और समथिंग एल्स, कुछ भी लगा लो, लेकिन ये जानवरों को मारकर, वेल के भी ग्लैंड से परफ्यूम बनाया जाता है, मस्क के ग्लैंड, डियर के मस्क से परफ्यूम बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इट्स किलिंग, जिसके वजह से ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में अभी भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइम डिजीज। अब यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हो जिसमें एक जस्टिन टिम्बरलेक, अब ये भाई साहब एक फेमस सिंगर है, सिंगर एंड एक्टर भी हैं। इनकी मूवी या इनके सॉन्ग के बारे में जो लोग सुन रहे होंगे वो बता सकते हैं बेहतर। हम लोग किशोर कुमार साहब को सुनने वाले हैं, किशोर कुमार लेजेंडरी, और भी बाकी सिंगर है ना। ही इज़ ऑल्सो डूइंग गुड, ही मस्ट हैव डन गुड। अब इनके बारे में बात करें तो इनके फैमिली ने शेयर किया दैट ही इज़ गोइंग थ्रू लाइम डिजीज़, ये लाइम डिजीज से गुजर रहे हैं। सो व्हाट इज़ दिस लाइम डिजीज़, ये लाइम डिजीज़ है क्या? सिविल सर्विस एस्पिरेंट इनके गाने सुनने के अलावा ये लाइम डिजीज़ के बारे में कैसे जानेगा, ये देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, दैट इट इज काउज्ड बाय अ वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स। एक्चुअली नॉट, इट इज़ नॉट काउज्ड बाय वायरस, ये वायरस के थ्रू नहीं होता है और मॉस्किटो बाइट से नहीं फैलता है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बैक्टीरियल डिजीज है। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, मैं तुम्हें इसकी डिटेल बताऊंगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या, द डिजीज इज नेम्ड आफ्टर अ टाउन इन यूनाइटेड स्टेट्स वेयर इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। करेक्ट। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट अभी पगलाए हुए हैं थोड़े, ट्रम्प चाचा। वहीं पर पहली बार ये डिजीज आइडेंटिफाई हुआ था। कई डिजीज है उन लोगों के अंदर, वही लाइम डिजीज है, इस दैट्स वाई लाइम डिजीज नाम पड़ा। इट इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड बाय डियर, टिक्स, नॉट थ्रू ह्यूमन कॉन्टैक्ट और कॉमन इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो और फ्लाई। यस, इसके लिए मच्छर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ब्लैक हिट लेकर हम मच्छर नहीं मारते चलेंगे। एक्चुअली डियर टिक्स, डियर में जो कीड़े होते हैं, ये आप ये पिक्चर देखो, डियर टिक्स, इनको बोल रहे हैं टिक्स, ये डियर टिक्स, ये जब बाइट करते हैं ना तो ये लाइम डिजीज एक्चुअली स्प्रेड होता है, बैक्टीरियल डिजीज। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है और करेक्ट ढूंढने हमें बोल रहा है। सो हमारा आंसर क्या होगा, 2 and 3 ओनली। ठीक है, अब हम लाइम डिजीज के डिटेल्स पर आते हैं। लाइम डिजीज के डिटेल्स में दो चीज़ तो हमने जान लिया कि भैया बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है और डियर टिक्स जो हैं वो डियर टिक्स के वजह से ही होता है, मॉस्किटो बाइट वगैरह से नहीं होगा। सारे टिक्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट ऑल द टिक्स, सारे ये जो ऐसे कीड़े होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ डियर में जो ये कीड़े मिलते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट अफेक्ट द स्किन, नर्वस सिस्टम, इवन हार्ट एंड जॉइंट्स, इसको भी अफेक्ट करता है लाइम डिजीज। सबसे पहले 1976 में यूनाइटेड स्टेट्स में मिला था एंड दैट्स वाई इट इज नेम्ड एज लाइम डिजीज, इसको लाइम डिजीज नाम दिया गया। अलग अलग स्टेजेस में ये डिजीज स्प्रेड होता है, जैसे पहले फीवर, बॉडी एक, स्क्रीन पैरालिसिस होना, ऐसा होता है। धीरे धीरे अर्थराइटिस में या हार्ट नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करने लगता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू टिक बाइट। जब ये टिक नाम का कीड़ा ह्यूमन को काटता है तो ये डिजीज ट्रांसफर होता है। डियर टिक से ही होता है, बाकी टिक से नहीं होता है। बट एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस रखा जाए तो ये डिजीज जो है ना वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है, पेट्स से भी ह्यूमन में नहीं आता है, एयर, फूड, वाटर के थ्रू भी, या मॉस्किटो या फ्ली या मक्खियों के थ्रू भी स्प्रेड नहीं होता है। इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, राइट। ये टिक के काटने से ही स्प्रेड होगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो इन मोस्ट द केसेस इट इज ट्रीटेड थ्रू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के थ्रू ट्रीट होता है अगर सीवियर स्टेज पे ना पहुंचे तो, अगर अनडायग्नोज्ड ना रहे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल्यूसिव लिटिगेशन। कॉल्यूसिव लिटिगेशन, अब लिटिगेशन वर्ड है तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन लॉ, जुडिशरी वगैरह से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी आया दैट सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुगो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ कॉल्यूसिव लिटिगेशन बाय BDAs। सुप्रीम कोर्ट और कॉल्यूसिव लिटिगेशन यहाँ पे मेंशन था। सो लेट्स स्टडी दिस कॉल्यूसिव लिटिगेशन। क्या है ये कॉल्यूसिव लिटिगेशन, इसको हम पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दैट कॉल्यूसिव लिटिगेशन अकर्स व्हेन पार्टीज इन लॉ सूट एक्ट इन कंसर्ट टू अचीव अ प्री डिटरमाइंड आउटकम रेदर देन प्रेजेंटिंग ए जेन्युइन एडवर्सरियल डिस्प्यूट। यहाँ पे होता क्या है, इस लिटिगेशन में दो पार्टीज हैं, मान लो अगर दो पार्टीज हैं तो ये दो पार्टीज पहले से एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब P1 एंड P2 दे आर ऑलरेडी टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ पहले से हैं और ये P1 एंड P2 चाहते हैं कि डिसीजन ऐसा निकले जो इन दोनों को सूट करे। एक्चुअली में ये एक दूसरे के एडवर्सरी नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। इसी को कॉल्यूसिव लिटिगेशन बोला जाता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। दूसरा क्या, जैसे अब वो पंचायत वेब सीरीज तुमने देखी होगी, वहाँ पे प्रधान जी और विधायक जी दोनों समझौता करने जा रहे हैं। तो अगर सपोज ये एक ऐसा लिटिगेशन फाइल करते हैं जिसमें दोनों समझौता कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे कॉल्यूसिव लिटिगेशन। ठीक है, एक एग्जांपल दिया बस मैंने तुम्हें, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि कॉल्यूसिव लिटिगेशन फाइल करने वो लोग जाएं, दैट आई गेव यू जस्ट वन एग्जाम्पल समझने के लिए। Under Article 227 of the Constitution, the High Court has the power to intervene in case involving collusive decree. Yes, Article 227 के अकॉर्डिंग, ये 227 नाम का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इसके अकॉर्डिंग द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरवेन इन केसेस इन्वॉल्विंग कॉल्यूसिव डिक्री। कॉल्यूसिव डिक्री के केसेस में हाई कोर्ट इंटरवेन कर सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा।
पॉलिटी की क्लासेस में आप आशीर्वाद सर से पूरी पॉलिटी को अच्छे से बेहतर तरीके से समझोगे, मज़ा आएगा ही, पढ़ ही रहे होगे। बट कुछ चीज़ें करंट अफेयर से भी आती हैं, उसको ऐड ऑन करते जाया करो, ऐड ऑन करते जाया करो। सो दिस कॉल्यूसिव लिटिगेशन थिंग इज ऑल्सो सपोर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से भी सपोर्टेड है, जहाँ पर हाई कोर्ट कॉल्यूसिव लिटिगेशन के केस में इंटरवेन कर सकता है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और हमें करेक्ट ही ढूंढना था, दैट्स वाई सी इज द आंसर। ठीक है। सो कॉल्यूसिव लिटिगेशन, सबसे मेन चीज याद रखेंगे, जो चीज समझनी है कॉल्यूसिव लिटिगेशन के, कि यहाँ पे जो दो लिटिगेंट हैं वो दो पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, एक्चुअली वो एक दूसरे के साथ ही हैं। इसके वजह से कुछ की इश्यूज अराइज होते हैं कॉल्यूसिव लिटिगेशन को रिलेटेड। क्या? द पोटेंशियल फॉर अब्यूज वेयर पार्टीज में कॉल्यूट टू मैनिपुलेट द जुडिशियल प्रोसेस, कि जो पार्टीज हैं, मतलब प्रधान जी और हमारे विधायक जी पहले से एक दूसरे के साथ है, सांठगांठ बना रखा है, तो जुडिशियल प्रोसेस को ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। पहले से ये दोनों लिटिगेंट एक दूसरे के साथ में एक्चुअली हैं। दे अंडरमाइन द एडवर्सरियल सिस्टम, जहां पे दो लिटिगेंट एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, जो कि नॉर्मल जुडिशरी वाला सिस्टम, लिटिगेंट सिस्टम ऐसा ही चलता है ना, कि दो लोग एक दूसरे के अपोजिट में। एज वेल एज इट इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ सर्कमवेंटिंग द नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस, इस नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस को सर्कमवेंट करने के रूप में भी यूज किया जा सकता है। दीज आर द इश्यूज रिलेटेड टू कॉल्यूसिव लिटिगेशन। ये मेंस के आंसर में आपके बड़े काम आएगा, प्रीलिम्स में भी एमसीक्यू पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है। और कॉल्यूसिव लिटिगेशन की बात करें तो इन इंडिया द कॉल्यूसिव लिटिगेशन, ये कॉल्यूसिव लिटिगेशन जो है, ये कॉल्यूसिव लिटिगेशन कब यूज किया जा सकता है? जब दोनों पार्टी जो हैं, बोथ द पार्टीज दे आर इन एन एग्रीमेंट, वो एक एग्रीमेंट में हैं कि ठीक है हमें ऐसा डिसीजन चाहिए। और हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है एज पर द आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि दो पार्टी जानबूझकर कोर्ट का समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो नॉर्मल जुडिशरी का प्रोसेस उसको अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देन हाई कोर्ट खुद से इंटरवेन करेगा, बिल्कुल इंटरवेन करेगा। द कोर्ट्स दे हैव दिस पावर, कोर्ट्स के पास ये पावर है कि नॉर्मल जुडिशरी के प्रोसेस को, नॉर्मल लिटिगेशन के प्रोसेस को अफेक्ट ना हो। ओके, सो दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड टू कॉल्यूसिव लिटिगेशन, इतना आपको याद रखना है। देन कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन पहला तुम्हें क्या दिया था? सरदार सरोवर डैम को लेकर दिया था। सरदार सरोवर डैम पहला क्वेश्चन था, सरदार सरोवर डैम का। तो कहाँ पर है भैया ये सरदार सरोवर डैम? कहाँ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँ से थे, सरदार सरोवर डैम भी वहीं पर है। मतलब कहाँ? गुजरात में। पहला स्टेटमेंट का, इट हैज़ बिल्ट ऑन द रिवर चंबल। नॉट एग्जैक्टली चंबल, इट इज बिल्ट ऑन द रिवर। कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है सरदार सरोवर डैम? इट इज बिल्ट ऑन द फेमस रिवर नर्मदा। कौन से रिवर पर? नर्मदा रिवर पर। अच्छा, मुझे बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड जो एक स्टैचू बनी है, जो वर्ल्ड में अपना एक पोजीशन होल्ड करता है, वो स्टैचू कौन से रिवर के बैंक पर बना हुआ है? केवड़िया में वो स्टैचू कौन से रिवर के बैंक पर बना है? गुजरात में। सो सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर। ये काफ़ी पॉपुलर डैम है। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड द थर्ड हाईएस्ट कॉन्क्रीट डैम इन इंडिया। थर्ड हाईएस्ट कॉन्क्रीट डैम भी इसको बोला जाता है, थर्ड हाईएस्ट कॉन्क्रीट डैम, है ना? ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया इस वजह से। दूसरा क्या? इट प्रोवाइड्स इरिगेशन वाटर टू द स्टेट्स ऑफ गुजरात। अब गुजरात को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। क्या? हाँ, बिल्कुल हाँ। Apart from Gujarat, it also provides the irrigation facilities to the adjoining states of Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan. Because this Narmada river, it has its course in Madhya Pradesh and Rajasthan. मध्य प्रदेश से तो पूरी तरह से बहकर निकलती है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारा भी सरदार सरोवर डैम का वाटर, इससे रिलेटेड जो भी इरिगेशन फैसिलिटी है उस पर डिपेंडेंट है, काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट था। करेक्ट की हम बात करें तो ओनली 2 इज करेक्ट, आंसर हमारा क्या होगा? बी। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट क्या था? द एप्लीकेशन ऑफ पैसिव एकॉस्टिक रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग। पैसिव एकॉस्टिक रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग, ये जो टर्म था ये न्यूज में मेंशन था, किस वजह से? पैसिव एकॉस्टिक रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग, ये किससे से रिलेटेड टर्म हो गया गाइस हमारा? अभी रिसेंटली हमने काजीरंगा में बर्ड सेंसस के बारे में, आसाम प्रहरी में भी मैंने तुम्हें ये चीज़ पढ़ाया था। आसाम प्रहरी के भी सेशन में, आसाम प्रहरी का जो अभी अगस्त 3 का सेशन है, उसमें भी हमने उसमें हमने बर्ड सेंसस की बात करी थी काजीरंगा में। अब इसी बर्ड सेंसस को करने के लिए काजीरंगा में, इससे पहले भी यूज किया गया है बट रिसेंटली काजीरंगा में पैसिव एकॉस्टिक रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को यूज किया गया। सो आंसर ए है। अब हम बात करें व्हाट इज दिस पैसिव एकॉस्टिक मॉनिटरिंग, तो ये एक नॉन इन्वेसिव मेथड होता है। मतलब यहाँ पे ना हम
नेचर को या जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में हम मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं वहाँ पे कोई इन्वेजन नहीं करेंगे, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मॉनिटरिंग डिवाइस इंस्टॉल करते हैं। द मॉनिटरिंग डिवाइस they are installed and this monitoring device they actually record, automatically record करेंगे the sounds, wait just wait, they actually monitor the sounds of birds in their natural environments। record, ये थोड़ा मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, record the sounds of birds in their natural environment। नेचुरल एनवायरनमेंट में बर्ड के साउंड को रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। ये पैसिव एकॉस्टिक रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग का पर्पस होता है। अब इस साउंड को यूज करके हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो बर्ड सेंसस कर सकते हैं। वो बर्ड के नंबर के बारे में, बर्ड के ओवरऑल हेल्थ के बारे में, बर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि कौन से बर्ड्स की स्पीसीज कहाँ मिल रही हैं, ये सारा कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स वाई काजीरंगा में जो बर्ड सेंसस हुआ वहाँ पर ये पैसिव एकॉस्टिक रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग सिस्टम यूज किया गया है अभी। ओके, सो रिमेंबर दिस, आप इसको याद रखिएगा। मेंस में भी अपने आंसर लिखने के लिए इस पॉइंट को यूज कर सकते हो और प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट, आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम बात करें तो आज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है HQ-16 मिसाइल सिस्टम पर, विच वॉज मेंशन्ड इन द न्यूज। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर मनी हाइस्ट में, बेला चाओ वाले मनी हाइस्ट में हो सकता है आपने सुना होगा, बट आज ये वर्ल्ड मैप से रिलेटेड है। तो ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के प्री सिक्योर के लिए। कल के प्री सिक्योर में फिर हम लोग न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। बाकी एक और बात, आपका आसाम प्रहरी का जो जुलाई सेशन था उसका मैगजीन टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो चुका है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आज टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी गई है, along with द एसएमएज वर्जन ऑफ आसाम प्रहरी। आसाम प्रहरी का जो एसएमएज ट्रांसलेशन है जिसे आमलान फुकान सर के साथ मिलकर हमने प्रिपेयर किया है, वो भी टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर किया जा चुका है एसएमएज ट्रांसलेशन के साथ, एसएमएज वर्जन के साथ। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर मदर, योर फादर, एवरीवन एट योर होम। सबकी हेल्थ अच्छी रहे, यही हमारी कामना है। आप भी यही कामना करें सबके लिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जय हिंद।